उस सीएसटीओ को जो अब तक कहीं सीन में ही था ही नहीं। करीब 3 महीने से छिड़ी जंग में उसका नाम तक सुनने को नहीं मिला। लेकिन सीएसटीओ कोई नई चीज नहीं है, ये 20 साल से वजूद में है। इसकी संधि तो तब हुई थी जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए थे, यानी 30 साल पहले। सीएसटीओ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में सोवियत संघ का हिस्सा रहे रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। रूस की अगुवाई वाला सीएसटीओ एक मिलिट्री अलायंस है, वैसा ही मिलिट्री अलायंस जैसा अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो है। नेटो की ही तरह सीएसटीओ के पास भी अपनी ताकतवर फौज है, जिसका नाम है रैपिड रिएक्शन फोर्स। इस सेना के 20,000 सैनिक हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। सीएसटीओ का मकसद भी बिल्कुल नेटो जैसा है, जो कि कहता है कि अगर सीएसटीओ के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा सीएसटीओ अपने साथी की मदद के लिए उतर जाएगा। रूस इस सीएसटीओ को मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके तहत वो बाकी सदस्य देशों के यहाँ अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं और तो और वो वहाँ किसी दूसरे देश के मिलिट्री बेस के खिलाफ वीटो भी कर सकता है। बदले में रूस सीएसटीओ के सदस्यों की सेनाओं को ट्रेनिंग देता है, उन्हें डिस्काउंट पर हथियार बेचता है। सीएसटीओ के सदस्य आपस में युद्ध अभ्यास भी करते हैं ताकि अपने दुश्मन का काम तमाम कर सकें। लेकिन एकता का दम भरने वाले सीएसटीओ के सम्मेलन में फूट भी देखने को मिली। हुआ यह कि पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको सीएसटीओ के बाकी सदस्य देशों पर ही बिफर गए। उन्होंने पश्चिमी देशों की एकजुटता की मिसाल देते हुए शिकायत की कि उनके अपने मिलिट्री अलायंस के सदस्यों के बीच में ही एकता नहीं है और वो रूस का उस तरह साथ दे ही नहीं रहे जैसा उन्हें देना चाहिए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से साफ कहा कि उन्हें नेटो के खिलाफ जंग में एक साथ आना होगा। इतना ही नहीं, लुकाशेंको ने अमेरिका और उसके साथी देशों के प्रतिबंधों का ठीकरा भी सीएसटीओ के अपने साथियों पर ही फोड़ दिया। वो बोले कि बेलारूस और रूस पर जो भयानक प्रतिबंध लगे हैं वो टाले जा सकते थे अगर सीएसटीओ ने एक सुर में आवाज उठाई होती तो। हमें सीएसटीओ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज और उठानी चाहिए ताकि मुद्दों पर संगठन का स्टैंड साफ हो सके। हमारे बीच आपसी सहयोग और तालमेल की जरूरत है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो पश्चिमी देश हम पर दबाव बनाएंगे। हमारी एक ही आवाज और एक ही मत होना चाहिए जैसा पश्चिमी देशों का है। बेलारूस ही सीएसटीओ का इकलौता देश है जो शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा है, लेकिन इस मिलिट्री अलायंस के आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे सदस्यों की तरफ से रूस का खुला समर्थन देखने को नहीं मिला है। इस बीच ये भी तय हो गया कि यूक्रेन में चल रही जंग के बाद बहुत जल्द यूरोप में एक और बड़ी जंग छिड़ सकती है। नई जंग का कारण बन सकते हैं स्वीडन और फिनलैंड, जिन्हें नेटो का सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी ये अभी तक साफ नहीं है। मतलब ये कि जिस नेटो में शामिल होने की तैयारी करना यूक्रेन को इतना भारी पड़ा कि वहां जंग छिड़ गई, अब उसी नेटो में शामिल होने की तरफ स्वीडन और फिनलैंड पूरी तरह तैयार है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी होगी ये अभी साफ नहीं है, मगर ये साफ दिख रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड में जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। रूस लगातार इन दोनों देशों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन दोनों को रूस से ज्यादा भरोसा नेटो पर है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि पहले यूक्रेन और फिर स्वीडन में रूस को उलझाने की बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ से रची गई है, जिसमें अब तक अमेरिका ने खुद को जंग से दूर ही रखा है। हालांकि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो यूक्रेन की हथियारों से पूरी मदद कर रहा है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश अब यह है कि स्वीडन और फिनलैंड में भड़क रही आग में घी डाला जाए, क्योंकि जिस तेजी से स्वीडन और फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से यह प्रक्रिया पूरी होने वाली नहीं है। बल्कि नेटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया कई महीने तक चल सकती है। लेकिन अगर नेटो की सदस्यता मिलने से पहले रूस की फौज ने धावा बोल दिया तो अंजाम यूक्रेन जैसा हो सकता है। मतलब यह कि जिस तरह यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका और नेटो ने खुद को अलग कर लिया, कुछ इसी तरह का हाल स्वीडन और फिनलैंड में भी हो सकता है। जंग में यूक्रेन को भले ही तगड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन नुकसान रूस का भी कम नहीं हुआ। अगर फिनलैंड और स्वीडन में जंग छिड़ गई तो भी रूस को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, जंग का खर्च भी उठाना पड़ेगा और उसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि रूस को उलझाने और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए यह अमेरिका की साजिश हो सकती है। और अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पहले यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया और अब महाशक्तियों के टकराव में स्वीडन और फिनलैंड भी पिस सकते हैं। इस बीच कुछ निजी जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में इस बार रूस बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले 2016 के चुनाव के बाद दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में भी पुतिन की बड़ी भूमिका रही थी,
केवल 6 महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए बेहद अहम साबित होंगे। उन चुनावों के नतीजे ही तय करेंगे कि बाइडेन अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं। अगर बाइडेन की पार्टी को चुनावों में शिकस्त मिली तो ये भी तय हो जाएगा कि वो अपने ही देश में लोगों का भरोसा खो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी के कुछ पूर्व अधिकारियों को अजीब सा डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि 6 महीने बाद होने वाले अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में रूस गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा ही अनुमान कुछ निजी जांच एजेंसियों का भी है। दावा है कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका और रूस के रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। पुतिन ने अपनी साइबर आर्मी को अगर अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन का प्रोजेक्ट दे दिया तो बाइडेन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये काम कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कानों कान किसी को खबर भी न लगे। और रूस के लिए बाइडेन को मुंह तोड़ जवाब देने का ये सुनहरा मौका भी है। सबसे बड़ी बात यह कि बमों, मिसाइलों और टैंकों के मुकाबले रूस के लिए साइबर आर्मी का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्ता है और इसके जरिए वो यूक्रेन में हो रही फजीयत की खींच निकाल सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि जंग में बैकफुट पर पहुंच चुके रूस के लिए ये वक्त बेहद नाजुक है। जंग में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसी उम्मीद रूस ने की थी। यूक्रेन की तरफ से इतने मजबूत जवाब की उम्मीद रूस ने शायद कतई नहीं की थी। यूक्रेन की बहादुरी और ताकत देखने के बाद ही शायद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सुनने को तैयार नहीं है। अब तक जंग में रूस को भी तगड़े नुकसान की खबर। रूस के हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। तबाह हो चुके टैंकों, विमानों और जहाजों की संख्या भी सैकड़ों में है। ऊपर से रूस की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ी मार पड़ी है। खुद रूस की सरकार बोल चुकी है कि उनकी जीडीपी इस बार 12% से ज्यादा गिरने वाली है। यही वजह है कि अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए पुतिन बाइडेन की कुर्सी हिलाने का प्लान बना सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस बार के अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में एक लड़ाई रूस से भी लड़ी जा रही होगी। और अगर ऐसा हुआ तो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। अमेरिका में मिड टर्म चुनावों की अहमियत किसी भी राष्ट्रपति के लिए बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन के जरिए अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन सेनेट के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। सेनेट के कुल 100 सदस्य होते हैं जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हर 2 साल बाद 1/3 पद खाली होते हैं जिन्हें चुनाव के जरिए भरा जाता है। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभी सदस्य इन चुनावों के जरिए चुने जाते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां की संसद का निचला सदन है जिसमें कुल सदस्य होते हैं 435 और केवल दो साल के लिए उन्हें चुना जाता है। इन चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी का जीतना इसलिए अहम होता है क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं या जो करने के लिए वो राष्ट्रपति बने हैं वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वहां की संसद में उनके पास बहुमत न हो। मतलब ये कि अगर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में हार गई तो बाइडेन राष्ट्रपति तो रहेंगे लेकिन उनकी ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। ऊपर से पूरी दुनिया में साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका के लोग बाइडेन के साथ नहीं हैं। बड़ी बात यह कि अमेरिका के चुनाव में रूस का दखल होने की बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद